जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के लोअर हाउस या फर्स्ट हाउस लोकसभा की। लोकसभा का कंपोजिशन किस प्रकार का है, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, उनका इलेक्शन किस प्रकार से होगा, इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं और ये लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस या फर्स्ट हाउस इसको कहते हैं। लोकसभा के अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, इसके संगठन की बात करते हैं, तो इसमें टोटल जो मेंबर्स है वो 552 हो सकते हैं, जिसमें कि 530 जो मेंबर्स है वो तो लिए जाएंगे राज्यों से और 20 जो सदस्य हैं मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज से या संघ जो क्षेत्र हैं उनको, और 2 सदस्य हैं उनका मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आपने पढ़ा था कि राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं और उसमें कितने सदस्य प्रेसिडेंट मनोनीत करता है। तो कितने करता है आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। कितने थे? 250 उसमें टोटल मेंबर थे राज्यसभा में, जिसमें कि 238 तो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और 12 है वो प्रेसिडेंट मनोनीत करेगा। ये हमने राज्यसभा की बात करी है। लोकसभा में 552, जिसमें से 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट स्टेट को, 20 यूनियन टेरिटरीज को, 2 राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये हमने बात करी है इसके कंपोजिशन की, किस प्रकार से लोकसभा है उसका संगठन है। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशंस क्या क्या है यहाँ पर मेंबरशिप के लिए लोकसभा में। पहले बता चुके हैं, लोकसभा लोअर हाउस है, फर्स्ट हाउस है, अपर हाउस राज्यसभा है। इसके लिए जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड है उसकी मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितनी थी? 30 ईयर मिनिमम होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है, और लोकसभा के लिए 25 ईयर। इसके अलावा जो भी पार्लियामेंट निर्धारित करती है अन्य योग्यताएं, वे सभी योग्यताएं यहाँ के मेंबर में होनी चाहिए अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो। नेक्स्ट आ जाता है कि जो पार्लियामेंट है उसमें ये दोनों हाउस अपना अपना काम करते हैं। ये दोनों अपना अपना जब काम करते हैं तो कौन सा हाउस इम्पोर्टेंट है, कौन सा हाउस इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमें बात पता लगती है इसकी पावर्स से। टर्म ऑफ हाउस कितना है इसका, लोकसभा की टर्म है, अवधि है, वो कितने साल की होती है। फिर हम कंपेयर कर रहे हैं इसको राज्यसभा से, तो राज्यसभा की जो टर्म थी कितनी थी? 6 ईयर। लेकिन राज्यसभा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, मतलब कभी भी विघटन नहीं होता है। केवल इसके 1/3 जो सदस्य थे, मेंबर्स थे, वो एवरी 2 ईयर रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं, इसलिए कभी भी विघटन नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो लोकसभा का टर्म कितना है? 5 ईयर। राज्यसभा का 6 था, इसका 5 ईयर है। इसका विघटन कभी भी नहीं होता, इसका विघटन 5 साल के बाद हो जाता है और नए इलेक्शन होते हैं। सेकंड है इसके जो इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के, वो होते हैं अप्रत्यक्ष, मतलब जनता वोट नहीं डालती है, जबकि लोकसभा में जनता स्वयं मतदान करती है। ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है स्पीकर, जिसे लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा ही मनोनीत किया जाता है और वो इसकी समस्त जो गतिविधियां होती है उनको अंजाम देता है, उसके लिए नियम वगैरह बनाता है और अपने सभी कार्य है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष की अपनी भूमिका होती है। कई बार लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो निर्णायक वोट देने का भी कार्य करता है। आगे आता है कि पावर और फंक्शंस लोकसभा के क्या है। तो लोकसभा के जब पावर और फंक्शंस की हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें सेम वही पावर्स आती है जो कि राज्यसभा की थी या संसद की थी, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर ही संसद बनती है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि राज्यसभा कुछ मामलों में लोकसभा से
कमज़ोर है, जबकि लोकसभा पावरफुल है। पावरफुल होने का रीज़न भी क्या है, क्योंकि इसका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होता है, जबकि उसका राज्यसभा का क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, और लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन होने के कारण लोकसभा पावरफुल हो जाती है। अब है पावर्स में नंबर 1 है लेजिस्लेटिव पावर्स। कौन कौन सी है, व्यवस्थापिका शक्तियाँ। व्यवस्थापिका शक्तियों का मतलब है कानून निर्माण की शक्तियाँ। तो कानून निर्माण की शक्तियाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों की इक्वल है। कोई भी विधेयक जो साधारण विधेयक होगा, आपको ध्यान रखना है केवल साधारण विधेयक है, वो दोनों में से किसी भी हाउस में आप पहले प्रस्तावित कर सकते हैं, बाद में वो नेक्स्ट में जाएगा, लास्ट में राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। लेकिन जब हम फाइनेंस वाले की बात करते हैं, वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक में केवल लोकसभा पावरफुल है, राज्यसभा केवल इसको 14 दिन तक रोक सकती है। अदरवाइज दोनों की जो पावर्स है वो इक्वल है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स है कि बजट बनाने की शक्ति मेनली लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। वित्त पर संपूर्ण नियंत्रण लोकसभा का रहता है, राज्यसभा केवल उसको 14 दिन तक रोक सकती है, और उसमें अगर कोई भी चेंजेज करना हो तो वो लोकसभा को रिटर्न कर सकती है। अपने जो भी संशोधन है, अपने विचार है, उसके साथ वो लोकसभा को रिटर्न कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है लोकसभा पर कि वो चाहे तो उन विचारों को माने, उन संशोधनों को माने या न माने। लेकिन इसमें राज्यसभा की स्थिति फाइनेंशियल में कम हो जाती है। बजट निर्माण का कार्य लोकसभा के अंडर में ही आता है। थर्ड है क्रिएशन और कंट्रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब मंत्री परिषद पर कंट्रोल और उसे बनाना। तो मंत्री परिषद का निर्माण है वो केवल लोकसभा से ही होता है। जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, मेजॉरिटी प्राप्त होगी, उसी दल की सरकार बनेगी, और उसी दल की सरकार में से ही मंत्री परिषद का निर्माण होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर बीजेपी है, तो बीजेपी को अगर प्राप्त है बहुमत, तो बीजेपी में से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का निर्माण होगा। तो मतलब लोकसभा में ही सरकार का निर्माण होता है, मंत्री परिषद लोकसभा से ही बनती है और कंट्रोल भी होती है। इस प्रकार से लोकसभा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पावर है, संशोधन करने की जो शक्ति है, वो भी दोनों हाउस में ही होती है, लोकसभा में भी होती है और राज्यसभा में भी होती है। इस प्रकार से दोनों में होती है। फिफ्थ है इलेक्टोरल पावर्स। इलेक्टोरल पावर्स का मतलब है चुनाव करने की शक्ति, या जो हाउस बनता है, जो भी इनका निर्वाचक मंडल बनता है, किस किस का बनता है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, इसमें ये वोटिंग करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य मतदान करते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही मतदान करते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही मतदान करते हैं। कैसे? यहाँ पर जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो जो लोकसभा के 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य है वो, और राज्यसभा के 12, ये भी मतदान करेंगे, जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये दोनों मतदान नहीं करते। इसका एक रीजन है, और वो रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों सदस्य 12 और 2, ये दोनों ही सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसलिए अगर वही राष्ट्रपति दोबारा खड़ा हो रहा है तो ये फेवर में मतदान करेंगे, इसलिए इन्हें वोटिंग पावर का अधिकार नहीं है। केवल प्रेसिडेंट में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिक्स्थ है पावर ऑफ रिमूव प्रेसिडेंट एंड अदर ऑफिसर्स, मतलब राष्ट्रपति को और अन्य जो व्यक्ति है जिन पर महाभियोग लगाया जा सकता है उनको हटाने का अधिकार भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही होता है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के अंदर
हटाया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया में लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी शुरू की जा सकती है और दोनों हाउस मिलकर राष्ट्रपति या जिस पर महाभियोग लगता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये भी पावर्स इनके पास है। इसके अलावा अदर पावर्स की अगर हम बात करते हैं तो अदर पावर्स भी इनके पास होती है, जैसे कि राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर्स होती है वो भी इनके द्वारा ही यूज की जाती है, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा ही यूज की जाती है। इस प्रकार से लोकसभा वास्तव में संसद में एक महत्वपूर्ण सदन है, राज्यसभा से कहीं अधिक इम्पोर्टेंट हाउस है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।